नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे साथ। आज हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। देश में चुनावी माहौल है। इसी माहौल को देखते हुए हम आज कुरुक्षेत्र के इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी में मौजूद हैं। युवाओं से जानते हैं कि उनको 2024 के लोकसभा इलेक्शन को किस तरह देख रहे हैं। और इलेक्शन की सरगर्मी अब की बार पिछले सभी इलेक्शनों से कम है। इलेक्शन ठंडे माहौल पे पड़ा है। क्यों? ये तो पार्टीज देखें, जिस हिसाब से इलेक्शन लड़ा जा रहा है, कोई मुद्दे की बात नहीं की जा रही। मुद्दे उठते हैं तो 5 किलो राशन का मुफ्त, 5 किलो मुफ्त राशन, ये मुद्दा होता है। जातीय जनगणना, ये मुद्दा होता है। लेकिन रोजगार और शिक्षा तो किसी का मुद्दा नहीं है। फिर नहीं, सभी ने अपने अपने मैनिफेस्टो में रोजगार की बात तो की है। बातें तो सबने की है, किसी के पास एक मॉडल तो नहीं है। वो लोगों को बताते रहे हैं कि हम इस तरह की योजना बनाएंगे जब हमारी सरकार बनेगी तो। बिल्कुल। अब जो मौजूदा सरकार है उसने भी मेरे ख्याल 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। जब पहली बार ये 2014 में बने थे, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। मेरे ख्याल 2 लाख भी नहीं दिए होंगे। फिर अब आप फिर रोजगार के मुद्दे को किस तरह देख रहे हैं? फिर सरकार नहीं दिया तो क्या बदलाव चाहते हैं आप? बिल्कुल, हर युवा ये चाहता है। आज के समय में आप ये देखिए, पिछले इलेक्शन पूरा का पूरा धर्म और राष्ट्र के मुद्दे पर लड़ा गया, एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दे पर लड़ा गया। आज ना तो किसी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी बोलने के लिए तैयार है, ना कोई धर्म के नाम पे बोलने के लिए तैयार है, ना कोई राष्ट्र के नाम पे बोलने के लिए तैयार है। क्योंकि लोगों को खाने के लिए भी चाहिए, कमाने के लिए भी चाहिए, अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें भी तो पूरी करनी है। और यही कारण है कि इलेक्शन जो है ठंडे पेस पे पड़ा है। फिर आप अब इसको कुरुक्षेत्र में किसको देखना चाह रहे हैं आप? कौन सा पार्टी को? कुरुक्षेत्र में तो देखो, जहाँ तक बात भारतीय जनता पार्टी की आती है, तो उम्मीदवार इन्होंने ऐसा खड़ा कर रखा है जिसको ये खुद ही कोयला चोर कहते थे, जिसको इन्होंने खुद ही 2000, अगर इतने अच्छे थे 2014 में क्यों हराया। उसके बाद जो दूसरे उम्मीदवार खड़े हैं, जो इंडिया गठबंधन से खड़े हैं, वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ जो उम्मीदवार हैं, दोनों बड़ी पार्टी हैं, उनके आपस में भी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं दोनों पार्टियों के। एक नेता दूसरे नेता को पसंद नहीं करता। रही बात तीसरे वो क्षेत्रीय पार्टी है, मैं तो ज़्यादा चाहूँगा कि अपनी क्षेत्रीय पार्टी को मजबूत करना अब के इलेक्शन में ज़्यादा चाहिए। क्योंकि बड़ी पार्टीज़ का क्लियर एजेंडा हो चुका है कि जो लोकल पार्टीज़ हैं उनको ख़त्म करो, लोकल लीडर्स को ख़त्म करो, और पूरे के पूरे देश में सिर्फ 1 या 2 मेन चेहरे रखो हर एक पार्टी, और उनके नाम पे वोट मांगनी शुरू कर दो। आप बदलाव की बात, आप इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला हैं, उसका जो जनाधार वो खत्म हुआ पड़ा, इतना जनाधार नहीं है लोगों के प्रति, उसमें एक रोष नहीं है कि उसको वोट डालें। फिर भी आप उससे फिर बदलाव देखने हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि पॉलिटिकल पार्टीज ने पिछले 10 साल में, 15 साल में एक ऐसे एजेंडा से यहाँ पे सेट कर दिए कि जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, जो रीजनल पार्टी है, वो ख़त्म होती जा रही है, और इसका बहुत भारी नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है। फिर वो तो आइडियोलॉजी की बात है ना, जो विचारधारा है वो अपने विचारधारा से अलग चल रहे हैं। तो विचारधारा तो आज भी वही है, रीजनल पार्टीज की विचारधारा आज भी वही है, और उनकी हमेशा से वही रहेगी। क्योंकि जब एक क्षेत्र को लेकर के वो एक आइडियोलॉजी जो लेके चलते हैं, उन्होंने पूरे देश में नहीं फैलना, उन्होंने एक क्षेत्र में फैलना है, तो आइडियोलॉजी तो वो की वो रहेगी। फिर वो जनता पे प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा उन बातों का? यही तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, यही तो मैं जनता को समझाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से माइंडसेट घुमा दिया जाता है, जिस तरीके से राष्ट्र, देश, एक पार्टी, एक परिवार, एक नेता, ये जो मुद्दे उठाए जाते हैं, ये प्रोपेगेंडा गलत है। अभय सिंह चौटाला ने जब किसान आंदोलन चल रहा था उस टाइम उन्होंने इस्तीफा दिया, तो उसको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा उसका? बिल्कुल फ़ायदा हो रहा है। ये चीज़ तो वो सबसे ज़्यादा इंडियन नेशनल लोकदल का आज कार्यकर्ता सबसे जो डंके की चोट पे क्या आवाज़ मारता है, यही तो मार रहा है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना अभी सीएम बदला था, नायब सैनी, यहाँ सैनियों का जो दबदबा है देखा जाए तो उससे कोई फर्क पड़ेगा इलेक्शन पे, या क्या किस तरह का राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया था बीजेपी के द्वारा? ऐसा है, पब्लिक सब समझती है, पब्लिक को सब पता लग गया। 5 साल तो आपने किसी को मौका नहीं दिया। इलेक्शन के टाइम पे आपने झट दे सीएम बदल दिया, एक ओबीसी को उलझाने के लिए, एक पूरा वर्ग को, ओबीसी वर्ग को उलझाने के लिए। किया क्या है ओबीसी के लिए? कोई स्पेशल पावर्स उन्हें दी हो, कोई स्पेशल उन्हें रोज़गार में मदद की हो, शिक्षा में उनके लिए मदद की हो? किया तो कुछ भी नहीं, सिर्फ एक फेस चमका दिया और बात ख़त्म। अभी और कुरुक्षेत्र में आप अभी इलेक्शन 25 तारीख को है, आप किन मुद्दों को लेकर वोट डालने जा रहे हैं? क्या समस्या है आपकी? सर, मैं मुद्दों को ये मुद्दे देखती हूँ कि सबसे पहले
एजुकेशन सही होना चाहिए। और उसके बाद आजकल की पार्टी जो है कि बड़े लोगों को धर्म के नाम पे वोट ले रही है। सबसे पहले धर्म देखा जाता है कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, इनको सबसे ज़्यादा सुविधाएं दी जाएं, और फिर उसके बाद वोट ले रही है आजकल की सरकार। और मुझे ये चाहिए कि मुझे वोट दें, मैं वोट दूं कि एजुकेशन हो और अच्छी शिक्षा हो। और जो आजकल इन्होंने राशन तो कम कर दिया, इनका कहना है कि इन्होंने राशन फ्री में देना शुरू कर दिया है, लेकिन उस राशन का करेंगे क्या? जो ये कच्चा खाएंगे क्या हम राशन? इन्होंने सिलेंडर महंगा कर रखा है, अगर राशन भी महंगा ही कर रखा है, बट गेहूं और चावल देने से क्या बन जाएगा इंसान का? बदलाव देखना चाहती हैं आप? जी सर, बिल्कुल मैं बदलाव। किसको देखना चाह रहे हैं 2024 में? जी सर, जो काम करके देगा मैं उसी को वोट देना चाहूँगी। नाम बता सकते हैं आप किसी? जी नहीं, जो काम करके नहीं देगा मैं उसका नाम कैसे बता सकती हूँ? अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। जो भी 10 साल हो गए बीजेपी को, और बीजेपी के बदलाव के रूप में आप किस तरह देखते हैं? यानी कि आप इंडियन नेशनल को देखना चाहते हैं या इंडिया अलायंस को देखना चाहती हैं? सर इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बल्कि ये बात यही कहना चाहूँगी, बीजेपी जो है वो धर्म के नाम पे वोट ले रही है सर। उन्होंने राम मंदिर बना के ये दिखाना चाहते हैं कि मतलब जो बड़े लोग हैं वो यही देखते हैं कि इन्होंने हम राम मंदिर बना दिया, या फिर कुछ भी कह सकते हैं, धर्म के नाम पे जो भी काम किया कि ये हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो हम उसी को वोट देंगे। बट हमारे लिए एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, और यहाँ बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि बंदा काम नहीं कर सकता, तो हम ऐसे वोट तो साहिल भाई कैसे हो आप? जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो देश में माहौल चल रहा है, और स्पेशली जो हरियाणा में माहौल चल रहा है, वो बहुत ही एक ड्रामा जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं। और ये बीजेपी की तरफ से भी नहीं है, अगर हम देखें चाहे वो ओपोजिशन पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये भी सेम ड्रामा वैसे के वैसे रचती जा रही है। अब एक राज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 87 का 89 का, जब पहले वादे होते थे, पहले जो हमारे मैनिफेस्टो होते थे, उनमें ये कहा जाता था कि पहले कलम से हम ये काम करेंगे, तो पहली कलम से वही काम हुआ। 87 में 89 में चौधरी देवीलाल जी ने सरकार बनाने से पहले ये कहा था किसानों को कि आपकी पहली कलम से हम कर्ज माफ़ करने का काम करेंगे, और पहली कलम से कर्ज माफ़ी का जो कानून था वो पास किया गया। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब यहाँ पे पहली जो नींव रखी जाएगी, जो एक समय जनता दल का आया था, वो नींव दोबारा से रखनी जा रही है कुरुक्षेत्र लोकसभा से। इंडियन नेशनल का पूरा हरियाणा में किस तरह का माहौल है? देखिए जी, ऐसा है, जब दो परिवार टूटते हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं दिखता है। लोगों में एक सिंपैथी गई जेजेपी की तरफ, दुष्यंत चौटाला की तरफ, और जो नहीं होना चाहिए था वो काम उन्होंने किया। 2019 में गठबंधन किया भाजपा के साथ, जिसके खिलाफ उन्होंने वोट मांग करके राजनीति अपनी शुरू की थी। 10 सीटें जो जीती थी उन्होंने। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल का कुछ प्रभाव अगर अब पड़ेगा तो अब वो इन्हीं मुद्दों पर पड़ेगा कि कैसे गद्दारों को राजनीति से बाहर किया जाए। और जो ये जमुना पार के लोग हैं जो जय श्री राम बोलते हैं, भाई जय श्री राम बोलना और एक मन से मानना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक होता है मोनोपोली चलाना, उस मोनोपोली के खिलाफ इंडियन नेशनल लोकदल, ये जो हमारा लोकदल परिवार है, हम लोकदल जो लोग हैं वो सुबह राम राम करके उठते हैं, सबसे बात करते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम पर ठप्पा लगा दिया जाता है कि जी ये तो एक विशेष जाति की एक पार्टी है, ये तो एक चौटाला परिवार की एक पार्टी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोकदल जो हमारी पार्टी है वो लोकदल नहीं, वो सर्वदल जो एक पार्टी है। और ये अकेला चौटाला परिवार नहीं, आप इसमें बहुत सी भागीदारी आप देख सकते हो। अगर कहीं ना कहीं ये दुष्प्रभाव जो हमारे ऊपर पड़ा है वो केवल और केवल भाजपा की मोनोपोली के कारण किया है। अगर ये 10 साल अच्छे से राज करते तो कोई दिक्कत नहीं थी किसी भी समाज को, क्योंकि बहुत मेजॉरिटी में लोगों ने भाजपा को जिताने का काम किया था हरियाणा में, एक उम्मीदों के साथ, एक आशाओं के साथ। लेकिन उन आशाओं के साथ वो खिलवाड़ करने का काम किया है। तो हमारे कहते हैं हरियाणा में जी, जो एक बार नोंदा गालो उसका डबल करके गालना चाहिए, ठीक है। तो भाई हमने तो विचार बना लिया, लोकसभा में जो अपनी कुरुक्षेत्र लोकसभा, यहाँ से तो हम नींव डालेंगे पत्थर की चोट पे। हम कह रहे हैं जी कि अब की बार जनता दल का राज। 24 में आप बदलाव जो चाहते हैं। हाँ जी। और कांग्रेस भी किसानों को कर्जा माफ़ी की बात करती है, एमएसपी की बात करती है, और यही बात अभय सिंह चौटाला भी करते हैं। फिर वो किसानों की बात करती है, इसमें वोट डिवाइड नहीं होंगे कि लोगों के? ऐसा है,
कांग्रेस का राज 2014 से पहले भी था, कर्जा किसानों पे पहले भी था, एमएसपी की इनके पास 70 साल पड़े थे इन लोगों के पास, ये तब भी पास कर सकते थे। आज इनको क्या याद आया भाई? जब किसानों ने अपना अस्तित्व दिखाया, किसानों ने जोर दिखाया कि हम अपना अस्तित्व रखते हैं, हम अपना बल रखते हैं, तब इन लोगों को समझ में आया कि ये हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करने से कोई फ़ायदा नहीं होएगा, अब किसान की राजनीति भी इनको करनी पड़ेगी। अरे दुर्भाग्य की बात है, ये लोग जब इनको पता चला कि ये जो कम्युनिटी है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये जो किसानी कौम है ये पूरी दिल्ली को इतिहास में भी फतेह करती आई थी और अब भी ये क्षमता रखती है। अगर ये कम्युनिटी, सिर्फ ये 4 राज्यों की ये कम्युनिटियाँ, किसान कौम अगर इकट्ठा होकर के एक जगह अगर अपना मत बना ले तो दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ किसान राज होगा। फिर इंडियन नेशनल लोकदल ने अपने घोषणा पत्र में किन मुद्दों को लेकर बात की है? गरीबों के लिए क्या, किसानों के लिए किन बातों को रखा है? देखिए जी, बात ऐसी है, हमारा जो मैनिफेस्टो है वो हमेशा से पूरे हरियाणा को पता होता है। ऐसा नहीं है कि हम हमारे विचारों के साथ कोई भी समझौता करके चलते हैं, ना हमने कभी पहले हमारे विचारों के साथ समझौता किया, ना हम कभी करेंगे। बस बातें ऐसी है, कुछ किसान के मुद्दे, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम बोलना चाहते हैं। हम कुछ काम करेंगे अगर जनता हमें मौका देगी तो। आने वाले विधानसभा के जो इलेक्शंस होंगे, आप देखना भारी मतों से हम जीत करके सरकार बनाने जा रहे हैं। चाहे अब ये लोकसभा में दिख जाएगा कि किसका कितना दम है, लेकिन हम बताना चाहते हैं हमारे साथियों को कि आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ जो एक विकल्प बचेगा वो लोकदल का बचेगा। जेजेपी पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, ऐसा है, जेजेपी को हमेशा हमसे रिलेट किया जाता है कि आईएनएलडी से अलग हो चुके। भाई वो अलग हो चुके हैं, ठीक है, अब उन्होंने अपनी राजनीति एक तरीके से भाजपा के अम्ब्रेला के नीचे शुरू कर दी है, तो मैं नहीं मानता कि जेजेपी का कोई जिक्र भी होना चाहिए अब, क्योंकि ये पार्टी तो बस अब कुछ ही दिनों में बस ये होता है ना, चोर हो जाएगी जनता के लिए। कुरुक्षेत्र की जनता से आप क्या अपील करेंगे कि वो अगर आपको किसान दिखते हैं, अगर आपको सिर्फ वो लोग किसान दिखते हैं ना कि आतंकवादी दिखते हैं जैसे कि भाजपाई लोग कहते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा जाट समाज, मेरा राजपूत समाज, मेरा ये समाज, मेरा वो समाज, मैं नहीं कहता जी 36 बिरादरी की राजनीति करें हम, कि 36 बिरादरी हमारे साथ इकट्ठा आए, हर राजनीतिक पार्टियां कहती हैं, लेकिन आपको इतिहास में ये पता है कि 36 बिरादरी को हमने एक ही बिरादरी माना है। जिस दिन ये लोग समझ जाएंगे, जिस दिन हमारे अपने लोग ये चीज़ें समझ जाएंगे कि 36 बिरादरी ही एक बिरादरी है और वो है इंसानियत की बिरादरी, तो उस समय मुझे लगता है कि हमें किसी भी और विवाद की मतलब चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे साथी कि आने वाला जो समय है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल का समय है, ठीक है, और जो राज है वो ज़रूर आएगा, वो चौधरी देवीलाल जी का राज आएगा, कार्यशैली वो बंसीलाल जी की कार्यशैली आएगी, और एक तरीके से जो हमने इन्वायरमेंट देखा है कुछ पिछले 10 सालों में, जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं कि हिंदू का जो एक उजागर होना वो भी आपको देखने को मिलेगा। ये लोकदल परिवार का हमेशा से ये मोटिव रहा है, तो आने वाला समय लोकदल का है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। मैं मोहम्मद कैफ, कैमरामैन करण के साथ IMCMT डिपार्टमेंट कुरुक्षेत्र।